हेलो फ्रेंड्स, आज हम मनी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन मनी को जानने से पहले, जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं था, जब मनी था ही नहीं, तो लोग कैसे चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, कैसे सर्विसेज अवेल करते थे, ये हम जानेंगे। तो बार्टर एक्सचेंज एक टर्म है जिससे लोग, मनी के एग्जिस्टेंस जब नहीं थी तब लोग बार्टर एक्सचेंज का इस्तेमाल करके चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, देखते हैं बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। इसमें जो है गुड्स के बदले लोग गुड्स लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी पर्सन से कहा कि ऐसा है कि आप मुझसे 1 किलो चावल ले लीजिए और मुझे 5 किलो आप गेहूँ दे दीजिए। ठीक है, तो जब मैंने एक सामान दिया तब मैंने दूसरा सामान लिया, यानी कि हम लोग ने एक्सचेंज किया। ठीक है, तो ये क्या होगा? बार्टर एक्सचेंज। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स takes place is known as barter economy और सीसी इकोनॉमी। सीसी क्या है इसमें? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। जिस भी इकोनॉमी में गुड्स के बदले गुड्स लिया जाता है, पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? बार्टर इकोनॉमी, या फिर सी टू सी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेना, यानी एक कमोडिटी देना, दूसरा कमोडिटी लेना। लिमिटेशंस क्या क्या हैं बार्टर एक्सचेंज के? क्या क्या दिक्कतें आती हैं बार्टर एक्सचेंज? जब भी हम बार्टर एक्सचेंज को फॉलो करते हैं, यानी गुड्स के बदले गुड्स लेते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो फर्स्ट है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। मैंने अभी एक चावल गेहूं का एग्जांपल दिया कि मैंने उनसे कहा कि आप 1 किलो चावल ले लीजिए, मुझे 5 किलो गेहूं दे दीजिए। मान लीजिए सामने वाले आदमी को चावल चाहिए ही नहीं, उसे चावल चाहिए ही नहीं, तो वो क्या कभी मुझसे चावल लेगा? वो ऑब्वियसली नहीं लेगा। वो कहीं और जाएगा, जो भी सामान उसे चाहिए होगा, उसे मान लीजिए दाल चाहिए, तो वो गेहूं के बदले दाल वाले इंसान को ढूंढेगा कि हो सकता है कि मैं 5 किलो अपना गेहूं दूँ और मुझे 2 किलो दाल मिल जाए। वो चावल क्यों लेगा जब उसके घर में मान लीजिए ऑलरेडी चावल है? तो ये क्या हो गया? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बायर और सेलर दोनों जो है एक टाइम पे रेडी ही हों सामान को एक्सचेंज करने के लिए। या तो हो सकता है कि मुझे ही गेहूं की ज़रूरत ना हो, ठीक है, अगर वो गेहूं बदलने आया तो ये क्या हो गया? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता है? मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि बाजार में 20 रुपए किलो चावल मिलता है और 10 रुपए किलो ही गेहूं मिलता है। तो कोई कोई कॉमन यूनिट तो नहीं है ना जिसमें हम मेजर कर सकते हैं कि इतने ही 1 किलो के लिए चावल के लिए हमें इतना ही गेहूं देना है किसी को। ऐसा तो कोई रूल बनाया गया नहीं है, क्योंकि हम लोग बार्टर एक्सचेंज करें तो उसमें हम एक तरह से कन्विंस करना पड़ेगा इंसान को कि यार प्लीज़ तुम ऐसा करो, मुझसे 1 किलो चावल ले लो, 5 किलो गेहूं दे दो। तो कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होती ही नहीं है। तो सामने वाला आदमी ये भी तो कह सकता है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे 1 किलो चावल के लिए मैं 5 किलो गेहूं दे दूँ? तो इसमें एक ये भी दिक्कत आती है। ठीक है, थर्ड है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है? हम लोग बार्टर एक्सचेंज में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। उधारी का सामान जो है वो फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है, इस पॉइंट में ऐसा होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन हमसे उधारी चावल लेता है, क्रेडिट पे चावल लेता है और बोलता है कि ऐसा है कि मैं 2-3 महीने बाद आपको आपका 1 किलो चावल मैं लौटा दूंगा। मैंने उसे बासमती राइस दिया है। ठीक है, बासमती राइस दिया है। अब ये भी तो दिक्कत आ सकती है कि वो मुझे रिटर्न करने के टाइम जो है कोई भी चावल पकड़ा दे, नॉर्मल कोई भी चावल पकड़ा दे, बासमती चावल ना दे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है इसमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चावल मान लीजिए उसने यूज़ नहीं किया है और रखा हुआ है। अगर चावल रखा हुआ है, मान लीजिए उसमें कीड़े पड़ गए, तो क्या हुआ? उसकी क्वालिटी एक तरह से डिग्रेड हो गई। तो कभी कोई पर्सन वैसा डिग्रेडेड क्वालिटी अपना सामान वापस लेगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे? तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बार्टर एक्सचेंज में कि हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में बहुत दिक्कतें आती हैं। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है? हम चीज़ों को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते बार्टर एक्सचेंज में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हम एक्सचेंज करते हैं वो ड्यूरेबल नहीं होती है उतनी। जैसे कि मान लीजिए हमने चावल के बदले चावल लिया, राइस लिया, अब हम इसे स्टोर करके रखेंगे तो ऑब्वियसली इसकी तो वैल्यू जो है डिटोरिएट हो जाएगी टाइम रहने के बाद। हो सकता है बीट्स में जो है कीड़े पड़ जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इज़ ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है।
Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payment. ये चारों जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ डिफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, आप लोग ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज के सारे लिमिटेशंस हटा दिए गए और मनी को एग्जिस्टेंस में ले आ दिया गया। ठीक है, मनी से अब हम लोग जो है इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसके एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी है रुपीज़ में या फिर पैसे में, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं और हम इससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, फ्यूचर में हम पैसे दे देंगे सामान के लिए, है कि नहीं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हम लोग इससे आराम से कर सकते हैं। और मनी में हम जब हम मनी वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड चेक्स। अगर हम करेंसी नोट्स भी बोले वो भी मनी है, कॉइन्स भी मनी है और चेक्स भी मनी का ही एक फॉर्म है। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी का सप्लाई नाम से समझिए ना, मनी का सप्लाई, मार्केट में कितनी, पूरे इकोनॉमी में कितनी मनी है एक टाइम पे, मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए हैं इकोनॉमी में, मान लीजिए बोला जा रहा है कि इंडिया में फ़िलहाल की में मनी सप्लाई जो है वो 1,000 करोड़ की है, यानी कि जो भी पब्लिक होल्ड की हुई है, आपके घरों में जो पैसे हैं, मेरे घरों में जो पैसे हैं, सबको मिला के 1,000 करोड़ रुपए हैं, तो वो क्या हो गई, टोटल मनी सप्लाई हो गई। इसका डेफिनेशन देखते हैं, इट रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। जो मैंने बोला वही चीज़ बस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप लोग चीज़ों को समझ के उसे इंग्लिश में अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, आइए देखते हैं। M1 मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड मतलब ये इजीली तुरंत हम लोग इसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, एक तरह से M1 इज इक्वल्स टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। पहला है करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ को कहेंगे कि ये करेंसी और कॉइन्स हैं। जो भी कॉइन्स हमारे घरों में 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के जो भी कॉइन्स हम लोग ने हेल्ड किए हुए हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। जो नोट्स हैं हमारे पास 500 के, 100 के, 2,000 के, ये सारे चीज़ें आ जाएंगी करेंसी और कॉइन्स में। जो भी लीगल टेंडर मनी है वो सारे आ जाएंगे करेंसी एंड कॉइन्स में। फियाट मनी एक टर्म है, वो भी आएगा करेंसी और कॉइन्स विथ पब्लिक में। फियाट मनी क्या है देखते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है, द मनी विच इज़ अंडर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। जो भी मनी को अगर गवर्नमेंट कहती है कि देखिए ये मनी है, इसको ये एक्ट करेगी एज अ मनी, ये भले ही एक कागज़ का टुकड़ा हो लेकिन इसे आज से मनी ट्रीट करना है, उसे हम क्या कहेंगे, फियाट मनी। इसे हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, हम सभी लोग जो है बैंक में कई सारे डिपॉजिट्स करते हैं जिसको हम बाद में निकाल सकते हैं, या फिर जब भी हमें मन करे हम उसे निकाल सकते हैं चेक इशू करके। अगर हम चेक काट के कोई दे देता है कि ये 1 लाख रुपए आपको निकालना है बैंक से, तो वो भी हम M1 में ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो M1 है उसी में ही, उसमें ये सब भी इंक्लूड होगा, उसे भी एज अ मनी ट्रीट किया जाएगा। और ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्यों है, क्योंकि हम लोग तुरंत चेक से उसको मनी में बदल सकते हैं, इसलिए मोस्ट लिक्विड हो गया। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विथ RBI में क्या है, ये बहुत ही कम प्रोपोर्शन हेल्ड करता है M1 का, इसलिए इसका ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है M1 में। ठीक है, मेन है CC, दैट इज़ करेंसी इन कॉइन्स विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अदर डिपॉजिट्स विथ RBI में जो है वो भी RBI जो भी फॉरेन गवर्नमेंट्स और बैंक्स के बिहाफ पे जितना भी डिपॉजिट्स हेल्ड करता है उसे हम M1 में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसमें चार ही हैं, M1, M2, M3 और M4। और M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड वन, क्योंकि उसे कन्वर्ट करने में थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं या फिर उसे कन्वर्ट करना मनी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इस वजह से M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड। M2 क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू M1। M2 बस M1 का थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें जो जो चीज़ें M1 में इंक्लूडेड होती हैं वो तो हैं ही, और साथ में क्या है, सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब ये क्या होता है, इन्हें हम चेक से नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, इस वजह से इसे M1 में नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि M1 इज़ द लीस्ट लिक्विड और उसे हम तुरंत जो है उसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को हम लोग इट्स नॉट विड्रॉएबल, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे M2 में से हम इंक्लूड किए हुए हैं। M3 क्या होता है, M1 में जो जो चीज़ें हैं CC प्लस DD प्लस OD, दैट इज
करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। उसके साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक भी इंक्लूड होगा। M4 में क्या है, जो जो चीज़ें M3 में है वो तो होंगी ही होंगी, और साथ में है टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। लीस्ट लिक्विड है, मैंने बताया था इसे कन्वर्ट करना मनी में उतना इजी नहीं है, ये थोड़ा प्रोसीजरल हो सकता है, इस वजह से इसे लीस्ट लिक्विड कहा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है दैट विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो आंसर होगा M3। M3 इज़ वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और इसे हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं। M1 एंड M2 आर जनरली नोन एज नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स, और M3 और M4 ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्योंकि M1 M2 नैरो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स की एक तरह से बात कर रहे हैं, या फिर समझने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि छोटे कॉन्सेप्ट्स की एक तरह से बात कर रहे हैं, और M3 और M4 ब्रॉडर मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।